स्वागत है आपका इस मार्केट पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, रामदेव अग्रवाल। मैं जब से बिजनेस मीडिया में जुड़ा हूँ, एक इंटरव्यू जो मैं हमेशा करना चाहता था वो रामदेव सर का था। और हमेशा जब भी रामदेव सर टीवी पे आते थे, मैं बाकी सब कुछ छोड़कर रामदेव जी को सुनता था, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेकर मेरे ख्याल से इंडिया में जितना काम रामदेव जी ने किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया। और आज हम इनसे एक खास पॉडकास्ट करने वाले हैं, मार्केट को लेकर नहीं। आप सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि रामदेव जी से क्या इन्वेस्टमेंट लेसन लिए जाएं, क्योंकि रामदेव जी वॉरेन बफे की जो एजीएम है उसमें हर साल जाते हैं और उन्होंने एक एक लेटर सेव करके रखा हुआ है। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने वॉरेन बफे से क्या सीखा। रामदेव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। बड़ा मज़ा आने वाला आज मुझे आपके साथ ये सब। तो रामदेव जी, हमने इसमें लिख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लेसन विद वॉरेन बफे। एक जो आप बोलते हैं कि शायद एक सबसे अंडररेटेड है, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेसन था कि यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स टू अचीव एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट। मतलब कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त करने की जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट लाने के लिए। ये क्या लेसन है और इसको आप कैसे समझाएंगे? बफेट साहब जो है, ही आई मीन एक्चुअली ही सेल्स दिस कोट बाय वे ऑफ प्लेक इन एजीएम। $15-20-25 मिलता है, तो बस पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इसमें होता क्या है कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड योर डिसिप्लिन, एंड ही इज रेफरिंग टू बेसिकली हर आदमी को चाहिए कि भाई वो बिलियनर बने, मल्टी बिलियनर बने। अभी उसकी हालत जो है, समझ लो $1 मिलियन है या $100,000 है। हाउ डज ही डू इट? तो क्या पूरा लाइफ टाइम जर्नी होता है। लेकिन आपको बहुत मतलब यू डोंट हैव टू बी रॉकेट साइंटिस्ट, यू डोंट हैव टू बी सम ह्यूज इनोवेटर, एंड येट यू कैन अचीव अ $multi-billion पोजीशन। ये मतलब जब मैं भी तो चालू किया वैसे जीरो से, सो ऐसा लगता था कि कभी हम फ्लैट खरीद सकते हैं क्या, कभी करोड़ 2 करोड़ रुपये हो गएगा जेब में, कभी कुछ हो, इस टाइप का लगता था। जब बड़े बड़े लोग देखते थे तो ऐसा लगता था, ऐसा मतलब यू आर ऑलवेज मतलब इट जस्ट रिमेन्स अ ड्रीम। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है यदि आप कुछ और लेसन्स जो हैं, उसके जो सिंपल लेसन्स हैं, ये डोंट, जैसे रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। और जो बात है कि भाई आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो ख्याल रखें, एंड गिव इट इनफ टाइम। मतलब इतना लंबा समय दें, 50, 60, 100 साल। अभी वो 11 साल से चालू किए हैं, अभी 93, 92, 93 ईयर्स की उम्र हो गई उनकी। तो मतलब कितना साल हो गए? 81 ईयर्स का इन्वेस्टिंग मतलब जर्नी है। आप सोचिए, एनीथिंग यू कंपाउंड एट 20% फॉर 80 ईयर्स, यू कांट काउंट दैट नंबर्स। इस उम्र में भी वो कहते हैं कि हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है। हाँ वही मतलब अपने आप में यहाँ पर कई इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जाओ, बोलते हैं कि मैं तो 75 साल का हुआ, कि आप क्या लॉन्ग टर्म की बात करते हो, इस टाइप का। तो वो चीज़ जो है ना, मतलब बेसिकली काम सिंपल है, पैसे बनाने का काम सिंपल है। यदि आपको समझ में आ गया तो आप समय दो, आप बहुत बड़ा पैसे बना सकते हो। और जो यंग बच्चे हैं 20-25 साल 30 साल में जो चालू कर रहे हैं, उनके लिए तो पूरा को पूरा मतलब मैदान खाली है। सबसे पहले आप उनसे कब प्रभावित हुए थे वॉरेन बफे से? 94, मतलब उनके बारे में सुना ही 94 में। हमारे मित्र जो संजय भट्टाचार्य, उसने बोला कि ये देख उसका एनुअल लेटर पढ़, देयर इज समथिंग अबाउट इट, मतलब थोड़ा डिफरेंट बोलता है करके। सो देन आई रेड द एनुअल लेटर एंड इट लाइक ओपन माय आईज। आई यूज्ड टू थिंक आई एम वेरी स्मार्ट इन स्टॉक मार्केट। बैलेंस शीट में बहुत पढ़ा था और सीए किए थे, थोड़ा बहुत नंबर समझ में आता था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट बुक नहीं देखे थे उस समय, उसमें था भी नहीं उतने। और ये जब पढ़ा तो समझ में आया कि भाई यू आर गोइंग टू द केजी, यू नो, यू स्टार्ट अगेन एवरीथिंग। तो वो जो शुरुआत हुई, और जो हम 1965 से पूरे सब लेटर उसके पढ़े, जेरोक्स करा के, उस समय इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, तो पूरा जेरोक्स करके बंडल बना के पूरा उसको पढ़े। और फिर उसके बाद जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी लिखना चालू किए, और उसके बारे में फिर बहुत सारी बुक्स आई ऐसे धीरे धीरे, और वहाँ जाना चालू किए। उससे सबसे मतलब समझ बढ़ती गई। ओके, तो एक रूल जो आपने कहा कि पावर कंपाउंडिंग, हम समझते सब हैं, कहते बहुत हैं, कितने लोग कर पाते हैं उसको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और उसका एक सीरियस वेल्थ क्रिएशन में कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है? रामदेव जी, कंपाउंडिंग से ही आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बहुत बड़ा पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ मैं। यदि हमारे जैसे ऑर्डिनरी आदमी जो लाख 2 लाख रुपए से चालू करें, तो मतलब टू थिंक अबाउट few thousand crores इन मतलब हाफ लाइफ टाइम और समथिंग लाइक दैट, वो पॉसिबल सिर्फ कंपाउंडिंग से। क्योंकि आपका जो पैसा जो है कुछ 80-90%, 100% से रोज नहीं बढ़ने वाला है। बिल्कुल। तो मतलब अदरवाइज मतलब 15-20 साल में आप सारी दुनिया का वेल्थ आपके पास में आ जाएगा, तो वो तो होने ही वाला नहीं है। आपका जो रन रेट है वो आप सेट कर लो कि भाई बफेट साहब ने एक अचीव किया 20%, 20% फॉर लास्ट 65,
70 years in Berkshire Hathaway. उसके कारण से वो मतलब 200-250 बिलियन डॉलर कमा लिए। तो ये आप समझिए कि भाई जैसे आपका 25% के हिसाब से 10 साल में 10 गुना होता है, तो 20 साल में 100 गुना, 30 साल में 1000 गुना, 40 साल में 10,000 गुना और 50 साल में 1 लाख गुना। तो आपको जो बच्चे 25-30 साल के हैं उनके लिए 1 लाख टाइम करने का चांस तो है ही। 10 साल में आपने कहा अगर 10 गुना हो सकता है तो हाँ? 20 साल में 20 गुना नहीं 100 गुना, यही तो फर्क है। अच्छा, और ये एक तो ये समझने का, दूसरा ये उस ढंग से सोचने का, उस ढंग से सोचने का कि 10 साल में अगर 10 गुना हो गया, हाँ, उसके बाद उस पर रहने का और अगले 10 साल उसको देने का। हाँ, आप अच्छा, इंडिया मार्केट क्या है, कंपाउंडेड मार्केट है। पूरा हिस्ट्री आप देखें 25 साल की, ये करीब 13-14% से बढ़ा है ना। सो ये रेट चलते रहेगा, ऐसा लगता है अगला 25 साल भी ऐसे जाएगा। अब सवाल क्या है, उस 14-15% का जो कंपाउंडेड रेट है इंडेक्स का, उसमें आप 20-25% कमा सकते हैं क्या, बाय पिकिंग बेटर स्टॉक्स एंड डूइंग मेनी थिंग्स। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप कंपाउंडिंग के ऊपर भरोसा करो। कंपाउंडिंग को भरोसा कब टूटता है, जब खराब समय आता है। जब बाजार जैसे अभी कितना इंडेक्स है, करीब 19,000 के आसपास है, तो 19,000 वाला 15,000 16,000 जाएगा, 10,000 दुनिया का अंत हो गया। अरे यार 30% पैसा लग गया करके। नहीं, आप बैठ रहो चुपचाप, वो 2030 में वहीं रह जाएगा जहां जाना है। बिल्कुल। मतलब ये 15,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, कुछ होगा 12,000 जाएगा, 12,000 से लेकिन 24,000 जो है ना खट से पहुंचेगा 1 साल के अंदर जब रिकवरी चालू होगा तो। और 2030 का जो टारगेट है कि भाई यहाँ से 40,000 होना है या 50,000 होना है, वो उसमें कोई निगोशिएशन नहीं है। बिल्कुल। सो ये चीज, इसके ऊपर फेथ होना कि कंपाउंडिंग विल वर्क बिकॉज बिजनेसेस अंडरलाइंग आर मेकिंग मनी। यू नो, ठीक है, बाजार में कुछ भी उथल पथल रहा है, एफआई बेच रहा है, खरीद रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन देश की हालत बहुत अच्छी है, बिजनेसेस बहुत अच्छी चल रही है। तो यू हैव टू हैव फेथ इन द फ्यूचर एंड फेथ इन द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट सोच रहा था, मैंने एक वीडियो किया था कि अगर पिछले 20 साल में जो निफ्टी ने रिटर्न दिया है, अगर वही रिटर्न कंपाउंड होगा अगले 20 साल में, तो 2043 में निफ्टी 4 लाख का होगा। वो बोलने में बहुत डर लगता है। हाँ। 20,000 तो 4 लाख बोलने, लेकिन ये सब नंबर आएंगे, ये सब नंबर। अरे भाई, मैं चालू के जब मैं पहला स्टॉक खरीदा 1980 में, तो इंडेक्स था 100, और कौन सा, सेंसेक्स। आज 65-66,000 है। That too ex-dividend. आप कम डिविडेंड करेंगे तो 90,000 1 लाख के टोटल रिटर्न इंडेक्स और भी, टोटल रिटर्न इंडेक्स विल बी ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख टाइप। तो ये जो फर्क है कि भाई हम तो जिए हैं जिसमें बैंकरप्सी हुआ, न्यूक्लियर वॉर हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इससे तो अच्छा ही लगता है, सुनहरा मतलब अगला 25 साल लगता है। तो वो देख के बहुत कंफर्ट है कि भाई यदि एक कंट्री है जहाँ पर कंपाउंडिंग विच इज गोना वर्क फॉर श्योर इज इंडिया। एक और रूल जो आपने डिस्कस किया था कि क्या हमें पता है कि हम कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत लोगों को शायद पता नहीं होता, वो सिर्फ सुन के ले लेते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए? देखिए, एवरीबडी नोज द प्राइस, नोबडी नोज द वैल्यू। उसी कारण है जिसको भी कंपनी के बारे में समझ में आता है, ये कंपनी है क्या चीज, क्या करना चाहता है एंटरप्रेन्योर, कहाँ इसका रास्ता है, इसका फ्यूचर क्या है, यदि ये समझ में आ जाए तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू। सो प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। लेकिन बाजार में यदि मान लो 10 मिलियन पीपल आर देयर, 10 मिलियन लोगों को प्राइस मालूम है बाय नैनो सेकेंड्स, बट वैल्यू मेरे ख्याल से 0.01% लोग को भी नहीं मालूम। एंड नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वैल्यू। तो प्रोसेस कैसे? अब वही तो, अब थोड़ा सा मेहनत की है 25-30 साल 40 साल तक कि भाई आप भी जानते हैं कैसे होता है कि हाउ डू अराइव अप्रॉक्सीमेटली। आपको बिजनेस डील्स होते हैं जो खरीद बेच होती है, मतलब प्लॉट्स, जैसे रियल एस्टेट में जैसे वैल्यूएशन होता है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन होता है। अब वो वैल्यूएशन अर्निंग्स बेस्ड होती है, एसेट बेस्ड होती है, ईवी बेस्ड होती है, फ्यूचर ग्रोथ बेस्ड होती है। सो मल्टीपल फैक्टर्स का ब्रेकअप वैल्यू होता है। देयर आर एक्चुअली वैल्यू के 3 कंपोनेंट्स है, टू बी वेरी सिंपल। ब्रेकअप वैल्यू मतलब जो आपका जैसे मतलब 1000 करोड़ का नेटवर्थ है तो 1000 करोड़, सो ब्रेकअप वैल्यू। देन फ्रेंचाइज वैल्यू। तो ब्रेकअप वैल्यू क्या है, जैसे मान लो 10% रिस्क फ्री रेट है, मान लो आप 20% कमा रहे हैं, तो उस एसेट की कीमत प्राइस टू बुक 1 नहीं होगी, प्राइस टू बुक 2 या 3 होगी। देन थर्ड कंपोनेंट इज द ग्रोथ वैल्यू। सो उसमें जो है ना आपका ब्रेकअप वैल्यू आएगा, फ्रेंचाइज वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद वो 25% से ग्रो हो रहा है या 30% से ग्रो हो रहा है, और कितना लंबा ग्रोथ होगा उसका एक वैल्यूएशन होता है, विच इज इन इंडियन कंटेक्स्ट उसका कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है। यदि बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत लंबे के लिए ग्रोथ हो रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है। बहुत शानदार। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आपने बोला, ग्रेट, गुड और वेरी बैड। हाँ, इसका क्या मतलब? ये देखिए 2007 का लेटर ना बफेट का, वो मतलब खतरनाक है। मतलब उसने सबसे बढ़िया लेटर लिखा है मेरे हिसाब से, वो 2007 का लिखा है। उसमें पेज 6 और 7
उसमें लिखा है ग्रेट, गुड, ग्रुसम, वो जरूर पढ़ें आप। मैं तो 50 बार भी पढ़ता हूँ, उसके बाद भी मेरे को अभी भी मतलब लाइक आई गेट इंस्पायर्ड। तो उसमें क्या बोला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड। वेरी गुड बिजनेस लाइक नेस्ले, लीवर, एशियन पेंट्स, मतलब ये फ्रेंचाइज है, मतलब परपेचुअल है, तो ये टेरिफिक बिजनेस है। देन देयर आर गुड बिजनेसेस लाइक ऑल द बैंक्स एंड ऑल, 17-18% ROE, मतलब they can deploy a lot of capital, but that is also good, but cannot be great because the productivity remains at 17-18%. Nestle और में क्या है, you can earn 100%, 150%, whatever. They don't need money to make money. So these are great and good. Greats are very few companies, good are reasonably long list, 200-400 कंपनी होगा। बाकी उसके बाद सब बहुत खराब बिजनेस है। Those who don't earn fundamentally cost of capital. It is better to go and put the money in the bank rather than have them in the businesses. वो लिस्ट जो है 75% ऑफ द कंपनीज आर ग्रुसम, तो उनमें जाना ही नहीं है, उनमें जाना ही नहीं, वो आप हटा दिए। अच्छा, जब आप वो निकाल दो अपने लिस्ट से, ऐसे ही आप सेफ हो गए बाजार में। 1-2 टका कम ज्यादा वो बात अलग है, बट यू आर सेफ। सो यू हैव टू ऑलवेज बाय, इफ यू वांट टू कंपाउंड योर मनी लॉन्ग टर्म, यू हैव टू बाय ग्रेट एंड गुड, नॉट द एंड अवॉइड विद बार्ज पोल ग्रुसम कंपनी। तो सिर्फ अगर हम खराब कंपनियों को छोड़ दें, उसी से हमारा और कंपाउंडिंग में बिलीव रखें, तो उसी में हमारी वेल्थ बन जाएगी। हाँ, लेकिन बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन आप वो जब बाजार में जाओ तो मानो अरे इसका इतना ही पैसा आने वाला है, इसमें ये हो गया ना, वो हो गया। सब फालतू कंपनीज में क्या है, सब 20 साल तक मरे पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद 2-3 साल के लिए कुछ ना कुछ तड़का आता है, कि ऊपर वाले चाहता भाई जिंदा रहेंगे। तो उस 2-3 साल का जो एक्साइटमेंट होता है, उसमें सब के सब फंस जाते हैं। अच्छा, एक आपने रूल बोला था वॉरेन बफेट का कि जज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे वर्ल्ड में भी रहती होगी, तो उस रूल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, अल्टीमेटली अनुज, इन्वेस्टिंग इज अबाउट टेरिफिक बिजनेस, टेरिफिक मैनेजमेंट एंड रीजनेबल प्राइस। ट्रेंगल है इन्वेस्टिंग का। ओके, तो अपन बिजनेस के बारे में बात कर लिए। अब मैनेजमेंट के 3 ट्रेड्स हैं कि व्हाट यू नीड इज अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय। भाई कोई क्रिकेट खेला लेकिन क्रिकेट ही खेलना नहीं आता, और तो उसको बैटिंग नहीं आता, तो उसको क्या बोलोगे उसको, है ना? सो ही मस्ट नो हिज ट्रिक, ही मस्ट नो द बिजनेस। ओके, जो भी कर रहा है वो, चाहे कपड़ा बना रहा है, कुछ भी कर रहा हो। सेकेंड, ही शुड बी पैशनेट अबाउट इट, कि भाई मतलब ही लव्स इट 24/7। जैसे हम लोग को स्टॉक मार्केट, वी आर 24/7, खराब अच्छा रहे, बाजार अच्छा रहे, भाई चलो। सो यू नीड पैशन। थर्ड, अनकॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी, बेईमान नहीं। बिल्कुल, जो बेईमान रहेगा वो हमेशा, वो खुद भी तकलीफ में जाएगा आखिरी में, और शेयर होल्डर को तो डुबाएगा। सो कॉम्पिटेंस, पैशन एंड इंटीग्रिटी। इंडिया में मैं उल्टा करता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले इंटीग्रिटी चेक कर लो, बाकी सब चेक करें बाद में। यदि इंटीग्रिटी क्लियर हो गया, उसके बाद तो इंटीग्रिटी चाहिए तो 90% मामला ठीक हो गया, उसके बाद मतलब यहाँ बहुत पहले बहुत लफड़े थे। अब ये सब थोड़ा 2-4 साल में सुनाई पड़ रहा है कि कोई मैनेजमेंट को पैसा निकालना ही नहीं है, तो सब का सब टाटा बिरला हो गए। सो आई थिंक स्टिल इंटीग्रिटी इज एन इशू। सो उसी का इंटीग्रिटी चेक हो गया, उसके बाद कोई बोल दिया, आपने बोल दिया कि नहीं ये तो एकदम जबरदस्त मैनेजमेंट है, एब्सोल्युटली अबव बोर्ड, देन चेकिंग द कॉम्पिटेंस एंड पैशन इज आवर प्रॉब्लम। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ परचेज प्राइस, शेयर खरीदने की प्राइस की इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म में बिलीव कर रहे हैं, तो क्या फिर मायने रखता है कि किस प्राइस पर आप खरीद रहे हैं? फिर जरूर, मतलब देखिए लॉन्ग टर्म मतलब सिर्फ पहले तो फर्स्ट 10 years होगा, है ना? 10 साल में भी जो है ना, यदि आपका परचेज प्राइस बहुत ज्यादा है, जैसे आपका 10 का चीज आप 20 में खरीद लिए, तो आपको कंपाउंडिंग में बहुत, बिकॉज 10 साल के बाद तो सही भाव मिलेगा उसमें। यदि आपने 200 का पी में खरीद लिया और 50 का पी होना है, तो वो 1/4 तो उसका ही हो जाएगा। सो इवन इफ इट गोज 10x, इट विल बी 2.5x, तो आपको 10 टका मिलेगा। आपने खरीदा 25 टका ग्रोथ कंपनी, बट पी मल्टीपल जो गिर जाएगा, तो उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो क्या है कि ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता ही खरीदना, एकदम डर चीप मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिले तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन इज गुड, सो दैट योर एग्जिट मल्टीपल इज आल्सो मोर और लेस सेम। So you get the your expectation of the earnings growth fully in your portfolio. Okay. Or best is that you buy so cheap that you get the growth in the earnings and you also get in multiples. And that gives you excellent, 15 टका अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा, लेकिन 25 टका आपको रिटर्न आएगा, जो भी सब ग्रेट कंपनीज में हो रही है। यदि आप देखिए जितने एशियन पेंट, नेस्ले, लीवर, जितने कंपनीज है, टाइटन वगैरह, ये सब कंपनी में लास्ट 15-20 साल में अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन मच मोर मॉडेस्ट, लाइक 12%, 15%, but the stock return has been more like 22%, 25% compounded, purely because of re-rating. Re-rating, बिल्कुल। ये मैं एक चीज इनफैक्ट देख रहा था, मैं एक हमेशा करता था कि
कोई भी कंपनी अगर क्लॉकवर्क के हिसाब से 10% सेल्स, 12% एबिटा और 15% प्रॉफिट ग्रो कर रही है, तो स्टॉक प्राइस अपने आप 20% के क्या कैसे बढ़ता है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन अपने आप री-रेट होती रहती है। तो ये बहुत शानदार रूल आपने बताया। अच्छा, एक और चीज़ था, टिपिकल होल्डिंग पीरियड। वॉरेन बफेट साहब तो कहते हैं हमारा होल्डिंग पीरियड फॉरएवर, या हाँ, लेकिन वो फॉरएवर चलता है क्या मार्केट में? नहीं चलता है ऐसा। सी फॉरएवर मतलब आप 20-25 साल रख लिया, उसके बाद फिर जैसे मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, समझिए 96 to 14। सो मतलब 18-20 साल तक तो मैं काफ़ी चीज़ रखूँ, अभी भी 20-22 साल वाले स्टॉक्स हैं। सो 20-25 होता क्या है ना, यदि आपका स्टॉक सक्सेसफुल है, 25 साल के बाद सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो स्टॉक जो है ना आपका जीरो कॉस्ट रहता है। हाँ, हाँ। It is extremely difficult. I'm telling you, despite knowing the power count, it is very difficult to visualize how the world will look 25 years henceforth. And particularly if the franchise is doing well, because by that time franchise will become very, very fat and very strong. You know, and at that point of time, ये जितने कंपनीज हैं, यही कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कमा ली। जब इंडिया 4 से 8 ट्रिलियन जाएगा, it has taken 75 years to come to 4 trillion. It will take just 7 years to go to 8 trillion. तो आप सोचिए मतलब एक्शन कितना ज्यादा होने वाला है। तो उस एक्शन में ये जो कंपनी जिनके पास मजबूती है, जिनके पास अच्छा ट्रेंड तो क्लियर है कंट्री का, वो ट्रेंड में जो है ना, दीज बिजनेसेस आर ट्रेंडेड एंड दे विल मिंट मनी, बिकॉज उनके पास शॉप्स होंगे, 1000 दुकान है, 5-10 हज़ार एम्प्लॉयज हैं, नेटवर्थ है 10-20 हज़ार करोड़ का। तो वो जो है उनके पास जैसे क्या मतलब इट्स लाइक अ फ्लाइंग काइट फ्लाइंग। जब जितना बड़ा पतंग उतना जोर से मतलब खिंचाव आएगा ना उसको। तो ये कंपनीज बड़ी हैं, कंट्री ट्रेंडेड है, और ये कंपनी बहुत पैसे कमाएंगी। ओके। एक और जो चीज़ आपने एक रूल में कही थी कि अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ पे आ रहा हूँ, मेरे को ये थोड़ा इंट्रिग कर रहा है, होल्डिंग पीरियड फॉरएवर। आपका अब तक का सबसे लंबा इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है जो आपने अभी तक रखा है? अभी तक रखा है 2003 से अभी तक है, मतलब 20 साल हो गए। ओके। बाकी मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स हैं। लेकिन एक और जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी कि इट टेक्स 20 years टू बिल्ड रेपुटेशन एंड जस्ट 2 minutes टू डिस्ट्रॉय। ऐसे केसेस रहे हैं आपके हिसाब से? आपको जितने कॉर्पोरेट धमाल होता है उसमें सब में यही है, सब कंपनी का। सी ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल थी, और ये कंपनीज जो हैं मतलब बिजनेस ग्रुप्स और कंपनीज मतलब 20-20, 25-25 साल एक पूरा एक जनरेशन लग जाता है उनको वहाँ तक पहुँचने में, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लोकेशन और इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग देमसेल्व्स, कुछ भी, कि उनका रेपुटेशन एकदम मिट्टी पर जाता है।